हम ऋषभ पुस्तक से प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ चुके हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास भी शुरू कर चुके थे। उसकी एक क्लास हो चुकी है। आज दूसरी क्लास है जिसमें हम सल्तनत काल के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सल्तनत काल, इसमें बहुत सारे वंश एक के बाद एक वंश आते रहे। अलग अलग शासकों ने यहाँ शासन किया। गुलाम वंश से शुरू करते हैं। सारी चीजें बाद में बात करें। ये कंप्लीट करने के बाद रिलेशन। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह गोरी का गुलाम था। कब हुई थी सल्तनत की स्थापना? तो 1206 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, क्योंकि इसको ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी ने इसे खरीदा था, और जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई तो भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक है, और ये मैं बता चुकी हूँ, गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी में किया। कब किया? 24 जून 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? लाहौर में। कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। इसके नाम से ही कुतुब, कुतुब और कुतुब। ठीक है, यहाँ कुतुबुद्दीन हो गया, वहां कुतुब मीनार हो गया। तो कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी ऐबक ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेना नायक बख्तियार खिलजी था। कौन था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक था। ये सहायक सेना नायक कौन था? बख्तियार खिलजी। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, जिसका फिर से पुनरुद्धार किया गया अभी सरकार के द्वारा। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। तो ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो चौगान खेलते हुए और घोड़े से गिरकर हुई थी। जो चौगान खेलते हुए वह घोड़े से गिर गए। इन्हें कहाँ दफनाया गया? तो लाहौर में। लाहौर ही इनकी राजधानी थी और इन्हें दफनाया भी लाहौर में ही गया था। ठीक है, ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीने शासन किया। तो कितने महीने शासन किया आराम शाह ने? आराम शाह ने 8 महीने शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। याद रखना, ऐबक की मृत्यु 1210 में हुई थी और 8 महीने उसके बेटे आराम शाह ने शासन किया था। आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश द्वारा की गई। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्कमेनिस्तान इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था। कौन सा तुर्क था? इलबरी। याद रखिए, गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, तो उसने क्या नाम रखा? गुलाम वंश वंश का। ये भी गुलाम था, लेकिन ये क्या था? ये इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम और सॉरी दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। तो कहाँ का गवर्नर था? ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का। ठीक है, बदायूं कहाँ पड़ता है? किस राज्य में पड़ता है? तो देखिए, इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। तो ये प्रश्न भी बनता है कि दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था सल्तनत काल में? तो दिल्ली को राजधानी पहली बार इल्तुतमिश ने बनाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। तो बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति लेने वाला पहला सल्तनत काल का शासक कौन है? इल्तुतमिश। और कब ली थी? तो 1229 ईस्वी। देखिए, 1211 में ये गद्दी पर बैठ रहा है।
और 1229 ईस्वी में ये स्वीकृति ले रहा है। मुझे 2 दिन से जबाइयाँ बहुत ज्यादा आ रही हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। इल्तुतमिश का बेटा रुकनुद्दीन फिरोज था। ये गद्दी पर बैठा लेकिन ये अयोग्य था और इसका शासन बहुत अल्पकाल का रहा। इस समय जो शासन कर रही थी और जो फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह के माध्यम से कार्य कर रही थी, उस पर उसकी माँ का प्रभाव था। माँ का नाम क्या था? शाह तुर्कान। ठीक है। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। और रजिया कौन थी? रजिया थी इल्तुतमिश की बेटी। ठीक है। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा रजिया ने पर्दा पर, पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा एवं कुल्हा पहनकर राज दरबार में खुले मुंह जाने लगी। इसका भी काफी विरोध हुआ था जब इसने ऐसा किया। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग किया पहले तो, फिर उसने पुरुषों की तरह चोगा पहना। ठीक है। और कुल्हा कुल्हा टोपी को कहा जाता है, पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के लिए रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए। क्या? गैर तुर्की। रजिया किनको सामंत बना रही थी? गैर तुर्कियों को। तो तुर्की, सीधी सी बात है, किसी एक पक्ष को अगर आप अनदेखा करते हैं, दूसरे को तवज्जो देते हैं, तो वो विद्रोह का कारण बढ़ता है। वैसे ही रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर उसके विरुद्ध हो गए। उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बेहरम शाह को बैठा दिया। रजिया को बंदी बनाया और मुइजुद्दीन बेहरम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रही। तो इसकी शादी किससे हुई थी? अल्तुनिया। अल्तुनिया से इसकी शादी हुई थी। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बहरम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 ईस्वी में कर दी गई। बहरम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मशहूर शाह 1242 ईस्वी में बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा से 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मशहूर शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नासरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। तो ऐसा कौन सा शासक है जो टोपी सीकर अपना निर्वाह करता था? वो था नासरुद्दीन महमूद। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन महमूद के साथ किया। बलबन का वास्तविक नाम बाहुद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। और तुर्कान ए चहलगानी को बनाया किसने था? इल्तुतमिश ने। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 1266 में। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। यानी कि मंगोलों का आक्रमण बलबन के समय में जब हो रहा था तो इसने दिल्ली की रक्षा की मंगोलों से और राज दरबार में सिजदाम पैबोस प्रथा की बलबन ने शुरुआत की। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लोह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमशुद्दीन कैमूर्स था। ठीक है। कौन था गुलाम वंश का अंतिम शासक? ये भी प्रश्न बनता है। तो अंतिम शासक था शमशुद्दीन कैमूर्स। ठीक है। अब इसके बाद आता है खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। इससे पहले हम देख लेते हैं परिशिष्ट में दिया गया इल्तुतमिश के द्वारा किए गए कार्य। महत्वपूर्ण कार्य: कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण कराया। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निर्माण किसने पूर्ण कराया? इल्तुतमिश ने। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। कैसे थे? अरबी सिक्के, चांदी का टंका एवं तांबा का जीतल। तो अक्सर ये पूछा है
जो टंका था ये किस प्रकार का था? तांबे का, चांदी का, सोने का? तो ये चांदी का था। और जीतल तांबे का। एकता प्रणाली चलाई। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना गया। और इसको खत्म किसने किया था? बलबन ने। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। इल्तुतमिश के द्वारा किए गए कार्य, महत्वपूर्ण कार्य में ये कार्य आते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं खिलजी वंश। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर में कर दी। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरशास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। ठीक है। तो याद रखना खिलजी वंश में पहला शासक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इ- इसने अपनी राजधानी किसे बनाया? किलो खरी को बनाया। इससे पहले गुलाम वंश में राजधानी क्या थी? ऐबक के द्वारा लाहौर और इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली, और उसके बाद दिल्ली ही चलती रही। लेकिन खिलजी वंश के शासक ने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजे एवं दामाद, ये भतीजा भी था और दामाद भी था, अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में है, वहां कर दी। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम था अली तथा गुरशास्प। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। ठीक है। घोड़ा दागने एवं सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। ठीक है। तो भू राजस्व की दर बढ़ाकर कितना किया था अलाउद्दीन ने? 1/2। इसने इसने खम्स, लूट का धन, सुल्तान का हिस्सा 1/4 के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर में मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। तो पहली बार मूल्य नियंत्रण प्रणाली दृढ़ता से लागू करने वाला शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। किस किस चीज का? जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है। दैवीय अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया। सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवानी रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा किसको? मलिक याकूब को दीवानी रियासत। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं का की परमिट जारी करता था। ठीक है। तो वस्तुओं का परमिट जारी कौन कर रहा है? परवाना नवीस नामक अधिकारी। शहना ए मंडी, यहाँ शहना ए मंडी क्या था? शहना ए मंडी खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया जाता था। एक सेकेंड। शहना ए मंडी एक मंडी थी जहां खाद्यान्नों को बिक्री के लिए लाया जाता था। सराय ए अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल, अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए जाती थी। तो ध्यान रखिए सराय ए अदल क्या है? एक बाजार है जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बिकती हैं। शहना ए मंडी यहाँ खाद्यान्न वस्तुएं बिकती थी। ठीक है। सराय ए अदल में खाने की वस्तुएं हैं लेकिन कुछ विशेष वस्तुएं हैं, लेकिन शहना ए मंडी में खाद्यान्न है। ठीक है। अनाज वगैरह। परिशिष्ट को बाद में देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख फिरोज शाही से मिलती है। खजाइनुल फतुह अमीर खुसरो, रेहला रेहला इब्न बतूता ने यहाँ जो मैं बता दूं, ये खजाइन उल फतुह ये अमीर खुसरो की पुस्तक है। इब्न बतूता की पुस्तक है रेहला, और इसामी की पुस्तक है फुतुह उस सलाती। ठीक है। ये कृति हैं। तीन लेखक हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। अमीर खुसरो, रेहला और इसामी, ये इन्हीं के समकालीन है। ठीक है। इन्होंने
जो पुस्तक लिखी इब्न बतूता की रेहला बहुत प्रसिद्ध है। इसामी की फुतूह सलातीन और अमीर खुसरो की खजाइनुल फतूह। अमीर खुसरो के बारे में आप वैसे भी जानते हैं कि खड़ी बोली को हिंदी की प्रमुख भाषा बनाने या हिंदी के खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में भी अमीर खुसरो को जाना जाता है। ठीक है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब सेंसर एवं नाजिर नापतोल अधिकारी सेंसर अधिकारी और नापतोल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कैसे? क्योंकि इन्होंने मूल्य नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को बहुत सख्ती से लागू किया था। उसके लिए दो अधिकारी थे, मुहतसिब और नाजिर। ठीक है। एक नापतोल अधिकारी था और एक सेंसर अधिकारी। राज्य सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क, इना और वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर खालसा भूमि में बदल दिया। देखिए, जो अभी वक्फ वाला मुद्दा चल रहा है, तो वक्फ वाली जो संपत्ति है उसको राज्य के द्वारा प्रयोग किया जाना पहली बार नहीं हो रहा। अलाउद्दीन ने ही उसको खालसा भूमि में बदल दिया था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे, चराई कर जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था और गढ़ी कर जो घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। ठीक है। दो प्रकार के नए कर शुरू किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, चराई कर और गढ़ी कर। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और इसने नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री और पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। बर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। ये किसने कहा? ये बर्नी ने बताया। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। ठीक है। अब तुगलक वंश पे जाने से पहले हम परिशिष्ट देख लेते हैं। जो यहाँ परिशिष्ट दिया गया है, कुछ तो दिया गया है अलाउद्दीन वो अमीर खुसरो के विषय में। जैसे कि अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम था मोहम्मद हसन। जन्म कहाँ हुआ? तो एटा के पटियाली में। ठीक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास ये एटा के पटियाली में इनका जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में। मृत्यु 1325 ईस्वी। ठीक है। कहीं ये 1253 भी मिलता है और 1252 भी मिलता है, याद रखिएगा। जो दिया वो सही। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक, तो ये कितनी बार पूछा गया कि ये कितने शासकों के दरबार में रहे, कितने दरबार शासकों का शासनकाल अमीर खुसरो ने देखा। तो बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक लगभग 9 जो शासक हैं, लगभग 9 है। उसका शासन अमीर खुसरो ने देखा। इन्हें तृतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही जाता है। सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? अमीर खुसरो को। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के कार्य। बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद कौन कौन से बनाए थे बाजार नियंत्रण के लिए? तो ध्यान रखिए, दीवान रियासत या व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। सहना ए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक। ठीक है। देखिए, शहना ए मंडी, यहाँ इन्होंने मंडी शब्द को परिभाषित किया है और यहाँ अधीक्षक का नाम। ठीक है। शहनाई मंडी कौन था? एक अधीक्षक था जो बाजार में किस बाजार में? खाद्यान्नों की बिक्री वाले बाजार में बाजार का अधीक्षक था। बरीद, ये गुप्तचर था, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। मुनहियान, वह गुप्तचर, गुप्त सूचना प्राप्त करता था। ये सब बरीद के अंतर्गत है, मुनहियान और गुप्तचर। ठीक है। अब बात करते हैं तुगलक वंश। 1320 से 1398। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। अलाउद्दीन ने अला गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमेरू की भूमि को पुनः लौटा दिया। जो अमेरू की भूमि अलाउद्दीन ने ली थी उसको
ग्यासुद्दीन ने वापस लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण कराया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला पहला ग्यासुद्दीन प्रथम शासक था। सल्तनत काल का पहला शासक था नहरों का निर्माण करने वाला। ठीक है। ग्यासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया। दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद। ठीक है। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को छप्पन कोट के नाम से जाना जाता है। ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। ग्यासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। ग्यासुद्दीन तुगलक के बारे में एक बात कही जाती है कि जब ये बंगाल का अभियान से जीत कर वापस आ रहे थे, तो इन्होंने निजामुद्दीन औलिया को संदेश भिजवाया कि वो दिल्ली को खाली कर दें, नहीं तो फिर युद्ध होगा। तब उन्होंने एक पंक्ति बोली थी, दिल्ली दूर, हनुस दिल्ली दूरस्थ। ठीक है। कि आधा दिल्ली अभी दूर है, अभी आप बंगाल से चले हैं, अभी दिल्ली दूर है। और जब दिल्ली में आए तो दिल्ली में लकड़ी के महल में दबकर उनकी मृत्यु हो गई। ग्यासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। इसे हम एमबीटी के नाम से संबोधित करते हैं, शॉर्ट फॉर्म मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी। ठीक है। ये सबसे सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों, दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। इसका नाम दौलताबाद रखा और ये इनके द्वारा किए गए कृत्यों में सबसे बेवकूफी भरा माना जाता है। देखिए, इनकी चार योजनाएं जो सफल नहीं हुई। पहला था दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, 1326 से 1327 ईस्वी। दूसरा काम किया राजधानी परिवर्तन, 1326 से 1327। फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, 1329 से 1330। और फिर था इनका खुरासान एवं कराचिल का अभियान। ठीक है। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल, फरिश्ता के अनुसार पीतल, तांबा, तांबा बरनी कहते हैं और फरिश्ता कहते हैं कि फरिश्ता लेखक हैं, कि इन्होंने पीतल, फरिश्ता के अनुसार पीतल और बरनी के अनुसार तांबा के धातु के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपये टंका के बराबर होता था। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। किसको? इब्न बतूता को। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। याद रखिए, जो अभी ये लेखक आ रहे हैं, इनसे प्रश्न बनते हैं कौन किसके दरबार में था, कौन किसके समय में आया। तो याद रखिए, इब्न बतूता कब आया था? इब्न बतूता एमबीटी के समय में आया था, 1333 ईस्वी में। और एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और 1342 ईस्वी में एमबीटी ने इसे राजदूत के रूप में चीन भेजा था। तो किसे चीन भेजा था? इब्न बतूता को। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था में गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट कोडाल में हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। ठीक है। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह, महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमानी राज्य की स्थापना की। तो एमबीटी के समय में ही क्या हो रहा है? दो स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो रही है, विजयनगर, जिसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में, और दूसरा है बहमनी राज्य।
ठीक है, बहमन शाह के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बढ़नी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। इनके द्वारा जो कार्य किए गए वो असफल रहे और असफल रहने के कारण मतलब निर्णय तो लिया जाता था प्रजा की भलाई के लिए और बहुत सोच समझ कर, लेकिन उसका दूरस्थ परिणाम नहीं सोचा जाता था। वैसी स्थिति में इनकी योजना असफल रही और फिर बर्नी लिखते हैं कि जब इनकी मृत्यु होती है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। इनके गुरु कौन थे? शेख अलाउद्दीन। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर के में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार गाजी के मकबरे में गया। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था सल्तनत का जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मशहूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहीम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया और मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्रों पर मकबरे बनवाए। कितने? बदायूं में मीरन मुलहीम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूधन में शेख सुल्तान और शेख मुल्तान आदि संतों की कब्रों पर मकबरे भी बनवाए। किसने? अलाउद्दीन, वो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। इनके बाद शासक बनता है फिरोज तुगलक का भाई है। का राज्याभिषेक थट्टा के नजदीक, जहां मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई, थट्टा के नजदीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 में हुआ। खलीफा द्वारा इसे काशिम अमीर उल मोमिन काशिम अमीर उल मोमिन की उपाधि किसे दी गई थी? खलीफा के द्वारा फिरोज तुगलक को। राज व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल में 24 कष्ट कायक करों को समाप्त कर दिया। केवल 4 कर वसूल करने का आदेश दिया। खराज, जिसे लगान कहा जाता है, खुम्स युद्ध में लूट का माल, जजिया हिंदुओं पर लगाया जाने वाला कर और जकात ये मुस्लिमों से वसूल किया जाता था, को वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। अभी तक किसी सल्तनत काल के शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया नहीं उनसे वसूल नहीं किया था, लेकिन फिरोज तुगलक पहला शासक है जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया लिया। फिरोज तुगलक ने एक नया कर, सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर है। इसके शासनकाल में खिजराबाद मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। खिजराबाद टोपरा गांव मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ कहाँ ले जाए गए? दिल्ली में। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिला, विधवा एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवानी खैरात की स्थापना की। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान बंदखान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। सैन्य पदों को वंशानुगत बनाने वाला शासक कौन है? तो फिरोज तुगलक। इसने अपनी आत्मकथा फुतूहात ए फिरोज शाही की रचना की। जयदीन वर्णी ने एवं शम्स-ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण दिया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अप्पाउद्दीन द्वारा दलायत फिरोजशाही नाम से अनुवाद कराया। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अदा एवं विक कहा जाता था। चांदी के सिक्के अदा और तांबे के सिक्के विक कहे जाते थे। फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खाने जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तैमूर लग ने
सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नासिरुद्दीन के समय में ही मलिक उस शर्क जिसे पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। मलिक सरवर ने उपाधि धारण की, किस चीज की? मलिक उस शर्क की जिसे कहा जाता पूर्व अधिपति। और उपाधि धारण करके उसने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ठीक है, और जौनपुर को बसाया किसने था? फिरोज तुगलक ने। मलिक सरवर था कौन? एक किन्नर था। ठीक है, कल बात करते हैं सैयद वंश पर। आज इतना ही।